हाँ बच्चों, सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 से क्या सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज पहली क्लास है तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। आज की क्लास में मैं केवल ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली प्रश्नावली 8.1 है उसका बेसिक समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाऊंगा। फिर अगली क्लास में हम 8.1 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। आज केवल मैं जी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जो भी है वो सारा बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है कि नहीं है। समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सभी चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास सबके पास शेयर करना, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ठीक है। सबको दिख रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति और इंग्लिश में इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। लगभग 30 मिनट तक की क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है, जिसके बिना इस प्रश्नावली को समझना असंभव है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे इसमें देख लो, यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे त्रि है, इन दोनों का मतलब एक ही है। प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, जिसमें यहाँ पे इस शब्द को देखोगे तो ये त्रि, और कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना। तो यहाँ पे 3 शब्द हो गए, त्रि प्लस कोण प्लस मापना, ठीक है। इसमें देखोगे तो TRI ट्री, ट्री का मतलब त्रि होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नो का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब क्या होता है, माप, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 3 ये अर्थ निकल के आता है, त्रि यानी 3, और कोण यानी कोण, और माप यानी मापना यानी मापना, ठीक है। तो यानी कि 3 कोणों को मापना। और 3 कोण किसमें होते हैं, आपको सबको पता है कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं, तो ऐसी आकृति कौन सी है, तो सबको पता है कि ऐसी आकृति कौन सी है, त्रिभुज। ऐसी आकृति कौन सी है, त्रिभुज। जो कई प्रकार के होते हैं त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर, और क्या नाम से, तो त्रिभुजों की पूरी बेसिक जानकारी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम त्रिभुज पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री सभी त्रिभुजों पर लागू होती है, लेकिन जो आपकी प्रश्नावली कक्षा 10 में है वो केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का बहुत सारा वर्गीकरण होता है, वो पर यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी किताब में जो सबसे पहले जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, कितने कोण, 3 कोण, उसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में वो करने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे मैं बनाऊँ आपके सामने समकोण त्रिभुज का चित्र, तो मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका एक त्रिभुज कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण मान लो 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री को इस तरीके से दर्शाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर किसी त्रिभुज में आपको ये वाला चिन्ह लगा हुआ है इस तरीके से, यानी एक छोटे वृत्त के रूप में इस तरीके का चिन्ह, तो आप समझ जाना कि ये 90 डिग्री का कोण है। और मैं इसको नाम दे दूं, मान लो ए, इस शीर्ष, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स या 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस शीर्ष को बी नाम दे दिया, इस शीर्ष को सी नाम दे दिया। इस तरीके से आपका त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। और लिखते कैसे हैं, त्रिभुज का छोटा सा चिन्ह लगा के, ए बी सी, ए त्रिभुज ए बी सी, इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण जैसे 90 डिग्री का हो गया, तो मैंने कहा कि एक कोण जैसे 90 डिग्री का, तो उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक की चीजें सब क्लियर हो गई होंगी। ये त्रिकोणमिति में जो आपकी 10वीं की जो किताब है, इसमें जो त्रिकोणोमेट्री लागू हो रही है केवल समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होती है, बाकी कोणों को देखना ही नहीं है, एक कोण 90 डिग्री का होती है, यह समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अब आपको पता लग गया होगा कि समकोण त्रिभुज के
ऊपर ही सारी त्रिकोणोमेट्री है आपकी जो प्रश्नावली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज के ऊपर, और समकोण त्रिभुज पर किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका समकोण त्रिभुज ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, और ये कोण हो गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो संभव ये समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होती हैं। तो देखो ध्यान से समकोण त्रिभुज के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें कौन सी भुजा को क्या कहा जाता है। तो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है इसको क्या कहा जाता है, ये फिक्स होती है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा रहेगी एक, उसको हमेशा कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। और मैं इसको इंग्लिश के एक वर्ड के से प्रदर्शित करूंगा, और आपको भी के रूप में याद रखना है ताकि मैं आगे इन चीजों को समझा सकूं, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, और कर्ण को के नाम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये कोण ये बच गया, एक कोण ये बच गया, ठीक है। अब एक इन दोनों भुजाओं में से किस भुजा को लंब माने, किसको आधार माने, दोनों में से ये फिक्स नहीं होता। ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, दोनों में से कोई भी आधार हो सकता है, कोई भी लंब हो सकता है। तो कैसे निश्चित किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि दोनों भुजाओं में से कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस त्रिभुज के जिस कोण को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोल्व करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो उस त्रिभुज के 2 कोण हैं, ये वाले कोण, ये 90 डिग्री फिक्स हो जाता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स हो जाती है। अब इन दोनों भुजाओं में से कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी आधार होगी, ये डिसाइड किया जाता है उस कोण के आधार पर। जैसे मान लो ये कोण यूज में लिया जा रहा है और ये कोण थीटा है मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो अगर ये कोण यूज लिया जा रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। फिर दोबारा से समझा रहा हूं मैं कि जिस कोण को यूज ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोल देंगे। अगर इस कोण को यूज ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा लंब हो जाएगी। अगर इस कोण को यूज ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। और लंब को मैं एल से दर्शाऊंगा। जिस तरीके से मैंने कर्ण को के से दर्शाया उसी तरीके से लंब को मैं एल से दर्शाऊंगा। आपका ये वर्टेक्स ही है। जैसे मान लो इस कोण को यूज ले रहे हैं तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ अगर इसको यूज लेंगे तो फिर ये लंब हो जाएगा। अब जैसे ही मान लो इस कोण को यूज कर रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये वाली भुजा लंब हो गई, तो ऑटोमेटिक ये भुजा बच गई, तो ये क्या हो जाएगी फिर आधार, ठीक है। और आधार को मैं ए से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। अब इनको मैं के एल और ए से क्यों प्रदर्शित कर रहा हूँ ये चीजें बाद में समझ में आएगी। तो तीन निर्देशों से मैंने दर्शा दिया। कर्ण ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, जिसको मैंने कैसे प्रदर्शित किया। जिस कोण को यूज कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, उसको मैंने एल से प्रदर्शित किया। और इस कोण को यूज करेंगे तो लंब ये रहेगा, लेकिन हम इस कोण को यूज कर रहे हैं तो लंब यहाँ पे ये है। और आधार को मैं ए से प्रदर्शित करूंगा। इस तरीके से त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की। समझ में आई समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। तो इस तरीके से त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाओं में क्या संबंध होता है ये देखने की वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी भुजा को कर्ण बोलते हैं, कौन सी भुजा को आधार बोलते हैं, कौन सी भुजा को लंब बोलते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। जिस इन दोनों कोणों में से जिस भी कोण को यूज ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, बाकी शेष भुजा बच जाएगी उसको आधार बोलेंगे। और कर्ण को कैसे, लंब को एल से और आधार को ए से दर्शाएंगे। अब देखो आगे जो अब यहाँ से देखो 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को साथ में लेके पक्ष एक जोड़ा लेके और किस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन निकाले गए वो समझने की कोशिश करना। अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलन। मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा त्रिकोणमितीय फलन कैसे बने, ठीक। त्रिकोणमितीय फलन समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। अब मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनता है। कि जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये कहा कि त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर हम लेते हैं, कोई भी 2 भुजाओं को लो और उन 2 भुजाओं को जब लेते हैं तो उनका एक निश्चित मान होता है, एक स्थिर मान होता है। उस मान को अलग अलग नामों से दर्शाया गया, उन्हीं को त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि यहाँ से इस भुजा को और इस भुजा में संबंध देखना है, तो मान लो मैं यहाँ से एल बटा के ले लेता हूँ कि सबसे पहले मैं एल को पता है कि आपको लंब बोलते हैं, यहाँ पे के है। मैं इन दोनों भुजाओं में देखता हूँ, 2-2 भुजाओं के जोड़े लेने हैं, तो मैंने सबसे पहले ये 2 भुजाएं पकड़ ली, तो लंब बटा
और बट्टे में लेना है तो ये भुजा ले ली के, यानी कर्ण वाली, तो यहाँ पर आ गया कर्ण। अब उन्होंने कहा कि लंब और कर्ण को अगर लेते हैं हम तो इन दोनों के बीच एक स्थिर मान होता है और उस स्थिर मान को क्या नाम दिया गया, उसी स्थिर मान को नाम दिया गया साइन। साइन नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, साइन। की इन दोनों के बट्टे में यानी इस भुजा के बट्टे में अगर कर्ण वाली भुजा को लेते हैं तो एक स्थिर मान प्राप्त होता है, उसी स्थिर मान को साइन नाम दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से इसी का उल्टा लेते हैं कि कर्ण को ऊपर ले जाते हैं, लंब को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ से कर्ण को ऊपर ले लेते हैं, लंब को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मान प्राप्त होता है और उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कोसेकेंट। क्या नाम दिया गया, कोसेकेंट। ध्यान से समझना, एल बटा के जो लिया गया उसको साइन नाम दिया गया, इसके उल्टे को कोसेकेंट नाम दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों भुजाओं को लिया गया। फिर इन दोनों भुजाओं को लेते हैं हम, तो सबसे पहले हमने आधार लिया और इसके बट्टे में हमने इसको कर्ण को के को ले लिया, इन दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो इसके बट्टे में के लिया और इसको क्या नाम दिया गया, ध्यान से समझने की करने कोशिश करना, इसको कोसाइन नाम दिया गया। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहले पढ़ चुके हो तो अटपटा नहीं लगेगा, समझने की कोशिश करना। पहले ये बेसिक क्लास है, इसमें समझाऊंगा ही मैं। तो इन दोनों के भुजाओं के स्थिर मान को कोसाइन नाम दिया गया। इसी तरीके से इन दोनों को उल्टा कर दिया गया, कर्ण को ऊपर ले लिया गया और आधार को नीचे ले लिया जाए, तो यहाँ से जो स्थिर मान प्राप्त हुआ उसको क्या नाम दिया गया, सेकेंड नाम दिया गया। SEC ये एंटी सेकेंड नाम दिया गया। अब इन दोनों भुजाओं में, अब देखो इन दोनों भुजाओं में संबंध देख लिया हमने, इन दोनों भुजाओं में संबंध देख लिया। अब ये दो भुजाएं आपस में संबंध बची, तो यहाँ पर फिर इस भुजा को देखा गया लंब और बट्टे में क्या ले लिया, आधार। इन दोनों भुजाओं में जो रिलेशन आया उस रिलेशन को नाम दे दिया इन्होंने टेंजेंट। क्या नाम दे दिया, टेंजेंट नाम दे दिया। ठीक है, इसके उल्टे को यानी इसको आधार को ऊपर ले लिया, लंब को नीचे ले लिया, तो इसके उल्टे को नाम दिया इन्होंने कॉन्टेंजेंट। ठीक है, इस तरीके से दो दो भुजाओं के पेयर से स्थिर मानों से जो जोड़े बने वो 6 त्रिकोणमितीय फलन बने। यहां से अब समझने की कोशिश करना, अब आगे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब एल बटा इन दोनों भुजाओं को लिया गया एल बटा के को, तो यहाँ से साइन निकला और इस इन दोनों भुजाओं के उल्टे को लिया तो कोसेकेंट निकला। जब आधार बटा इसको लिया, इन दोनों भुजाओं को लिया तो यहाँ से कोसाइन निकला और इन दोनों भुजाओं के उल्टे को लिया तो यहाँ से सेकेंट निकला। लंब बटा आधार इसी को लिया तो टेंजेंट निकला। इसके उल्टे को लिया हमने लंब को ऊपर, एक मिनट सॉरी, ये आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो ये कोटेंजेंट प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ आप जब देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मान जो प्राप्त होते हैं, इन्हीं 6 मानों को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। इन 6 मानों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। लेकिन क्या किया कि इनमें से जो ये साइन था, तो इसमें से क्या किया कि इसके साथ थीटा यूज किया गया, लेकिन यहाँ से केवल साइन लिया गया। ये पूरा लंबा शब्द बनता है, तो यहाँ से इसका संक्षिप्त रूप साइन लिया गया, इसका संक्षिप्त रूप कोस लिया गया, इसका संक्षिप्त रूप कोसेक लिया गया, इसका संक्षिप्त रूप सेक लिया गया, इसका संक्षिप्त रूप कोट लिया गया, इसका क्या लिया गया, टेन लिया गया। इस तरीके से आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन निकल के आए और वो 6 त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या हुए, लंब बटा कर्ण के रूप में जो निकल के आया वो निकल के आया साइन। तो पहला त्रिकोणमितीय फलन आपका बन गया साइन और इसके साथ थीटा को यूज किया गया, कोई भी दोनों में से एक थीटा, और उसको नाम दे देगा साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय फलन इस तरीके से साइन थीटा, और साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, यानी इसके मान को स्थिर मान के साइन माना गया था और इसी को दे दिया फिर साइन थीटा। ठीक है, ये कोण कौन सा होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये कोण होगा, सॉरी, अगर लंब ये है तो फिर यही कोण रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे के बटा एल है, तो के बटा एल को क्या नाम दिया गया, यहाँ पे इसको केवल ये वाला हटा दिया गया और शॉर्ट रूप में ये वाला ही अपनाया गया और इसको नाम दिया गया कोसेक, और इसके आगे थीटा यूज किया गया, कोसेक थीटा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि लंब बटा कर्ण है, इसमें कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये साइन थीटा का विपरीत हो गया कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का विपरीत हो गया, उल्टा हो गया साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से दो त्रिकोणमितीय फलन ये हो गए। यहाँ से अब आप देखोगे तो यहाँ से आधार बटा कर्ण
और कर्ण बटा, इसका उल्टा मैं इधर कर देता हूँ, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और फिर इसका मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे लंब बटा आधार, और यहाँ पे इसका आधार बटा लंब है, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया, इसको केवल कोस नाम दिया गया, और इसके साथ थीटा यूज किया गया कोस थीटा, इसको सेक नाम दिया गया, और इसके साथ थीटा यूज किया गया सेक थीटा, इसको टेन नाम दिया गया और टेन थीटा, और इसको कोटेंजेंट की जगह कोट नाम दिया गया, और इसके थीटा यूज किया तो कोट थीटा। इस तरीके से आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन निकल के आते हैं। कितने त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय फलन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने त्रिकोणमितीय फलन मिले आपको, आप देखोगे 6 त्रिकोणमितीय फलन है। अब मैं एक बार इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या है। तो साइन थीटा के बराबर है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा के बराबर, ये जैसे ही मैंने इनके सामने लिखे ये एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब है, यहाँ आधार बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा आधार है, यहाँ लंब बटा आधार है तो यहाँ इसका उल्टा लंब बटा आधार है। तो यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटा लंब। और ये कर्ण बटा लंब, आधार बटा लंब क्या है, ये त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये आपको पता ही है, अभी मैंने समझाया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण। इस तरीके से आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इस तरीके से त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ इसको, मैं आगे वाले उस पर चलता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। और त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं समझ में आ गया होगा आपको, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर आपके, अभी बताया आपको मैंने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब आपको कैसे याद रहेगा कि लंब बटा कर्ण, ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब याद कैसे करना है, इन सभी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको क्या करना है, याद कैसे रहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको इस तरीके से लिखना है लाल, और बट्टे में लिखना है कक्का, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल के ए, लाल बट्टा कक्का। इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो लाल बट्टा कक्का पढ़ा जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है कोस थीटा, यानी कि इसके ऊपर कहाँ लिखना है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है कोस थीटा, यहाँ पे लिखना है टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइन थीटा का मैंने अभी बताया आपको उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा के नीचे इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये इसके नीचे, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये इसके नीचे। अब कैसे याद करना है, केवल ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप कौन सा त्रिकोणमितीय फलन का क्या मान होता है भुजाओं के रूप में, वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कैसे समझने की कोशिश करना, अगर मैं साइन थीटा का मान यहाँ से देखूं, सबको मैं लिखने की, आप कहोगे सर साइन थीटा का बताओ, इस वाले, अगर ये चीज आपने याद कर ली है, लाल बट्टा कक्का, और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कोट थीटा। अगर ये जो ब्रैकेट में आपके बंद है, जो कोस इसमें, सॉरी, इस चित्र इसमें आकृति में जो बंद है, ये अगर आपको याद हो गया है तो आप यहाँ से सभी किस भुजा का किस त्रिकोणमितीय फलन के साथ क्या संबंध है, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कैसे, आप कहोगे कि सर सेक थीटा का मान बताओ, मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूँ। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आप कैसे निकालोगे, देखो साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा के जस्ट नीचे वाले देखोगे तो साइन थीटा के जस्ट नीचे है एल, फिर यहाँ पे देखो बट्टा आ गया, तो एल बट्टे में के, इस तरीके से लिखोगे एल बट्टे के। तो साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। समझ में आ गई बात। आप कहोगे सर कोस थीटा, तो कोस थीटा का भी लिख दो, तो कोस थीटा का यहाँ से लिखोगे, तो कोस थीटा का कैसे लिखोगे, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा का लिखोगे तो टेन थीटा का भी ऐसे लिखोगे, टेन थीटा का मान कितना क्या है, यहाँ पे एल है तो लंब, और नीचे क्या है, ये है तो आधार, तो लंब बटा आधार। अब ये त्रिकोणमितीय फलन ये हो गए, ठीक है, 3 त्रिकोणमितीय फलन। अब दूसरे त्रिकोणमितीय नीचे वालों को देखोगे आप, तो कोसेक थीटा का देखो आप, तो कोसेक थीटा का कैसे लिखोगे, तो कोसेक थीटा का कैसे स्टार्ट करना है, कोसेक थीटा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो कर्ण पहले आएगा, फिर बट्टे में, फिर लंब आएगा, तो ये कर्ण पहले, और कर्ण ऐसे मत लिख देना कि कर्ण तो नीचे आ रहा तो ऐसे कैसे कर्ण नीचे लिख दो, नहीं, इसका उल्टा होएगा, यानी कि कर्ण पहले, फिर लंब, फिर आधार, तो कर्ण ऊपर आएगा, कर्ण, फिर यहाँ पर बट्टा,
फिर ऊपर लंब है तो ये लंब, इस तरीके से, ठीक है। सेक थीटा का लिखना है तो सेक थीटा का कैसे लिखोगे, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। कोट थीटा का लिखना है तो कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, तो आधार बटे में लंब। इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय फलन है उनके भुजाओं के साथ संबंध क्या होते हैं, इस एक कोष्टक में जो चीजें हैं इसको याद करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं है। थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम आ सकती है याद करने में, ये याद करके, या फिर याद नहीं भी रहता तो ये याद रह जाता तो आप इसको साइड में लिखो, यहाँ से उतारो कि लंब बटा ये है, आधार बटा कर्ण ये है, लंब बटा आधार ये है, ये सारी चीजें निकाल सकते हो आप। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं जिसमें कौन कौन सी भुजाएं, लंब को L से दर्शाया मैंने, कर्ण को कैसे दर्शाया, आधार को ये दर्शाया। तो इन तीनों भुजाओं में त्रिकोणमितीय फलनों के साथ क्या संबंध होते हैं, इस तरीके से आप इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया त्रिकोणमितीय फलनों को याद करने का तरीका, भुजाओं के साथ है, और 6 त्रिकोणमितीय फलन आपके होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे वाली जो चीज मैं समझा रहा हूँ, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं, ये मतलब ये वाली भुजा को आधार बोलते हैं, इस वाली भुजा को लंब बोल रहे हैं, इस वाली भुजा को कर्ण बोल रहे हैं। तो इन तीनों भुजाओं में आपस में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होता है आपस में समझने की कोशिश करना। उसी रिलेशन ने पाइथागोरस नामक जो गणितज्ञ था उसने इजाद किया था, और उसने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज के मध्य पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है उसको। और पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इसका इजाद किया था, और उन्होंने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें एक भुजा कर्ण होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। और इन्होंने तीनों में रिलेशन बताया कि कर्ण का स्क्वायर, मैं के को लिख रहा हूँ कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, के का स्क्वायर प्लस में बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक प्रमेय बताई और उसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से तीनों भुजाओं में संबंध होता है। यानी कि अगर इस भुजा का आप स्क्वायर करोगे तो जो मान प्राप्त होगा वो मान इस भुजा का स्क्वायर करो और इस भुजा का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये तीनों भुजाओं में रिलेशन होता है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये तीनों भुजाओं में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब मैंने ये रिलेशन बता दिया, अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करना। तो आपको ये त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय याद करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब पाइथागोरस का आपके इस किताब में कहाँ पे यूज होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। तो हमेशा जब क्वेश्चन सोल्व करवाएगा तो इसमें 2 भुजाओं के मान देगा और तीसरी भुजा का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरी भुजा का मान कैसे निकालोगे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आपकी ये भुजा, मान लो कि क्वेश्चन में दिया है कि इस भुजा का मान आपको 5 दे दिया, ठीक है। मैं कोष्टक में दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इस भुजा का मान आपको 5 दे दिया, इस भुजा का मान आपको 12 दे दिया, ठीक है। तो दोनों भुजाओं के मान, अब इस भुजा का मान वो नहीं देगा, हो सकता है कि इस भुजा का मान दे दे, इन दोनों का दे दे, एक को छोड़ देगा, इन दोनों को दे दे, इसको छोड़ दे, इन दोनों को दे दिया, इसको छोड़ दिया, मान लो इन दोनों को देगा, इसको छोड़ दिया। तो इस भुजा को कैसे निकालेंगे, उस भुजा को निकालने के लिए ही आपका पाइथागोरस प्रमेय ये वाली याद, इसमें मतलब कि इसका यूज किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज तब किया जाता है जब 2 समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो इसमें 2 भुजाएं, ये दोनों भुजाएं दे रखी हैं, इस भुजा को निकालना है तो कर्ण को, तो क्या करेंगे, देखो कर्ण की जगह कर्ण को याद निकालना है तो कर्ण की जगह कर्ण को मान निकालना है, क्योंकि कर्ण तो दिया ही नहीं, कर्ण पता ही नहीं है, तो के की जगह के रख दिया मैंने और के स्क्वायर कर दिया, बराबर की जगह बराबर का चिन्ह। आधार की जगह ए स्क्वायर है तो आधार, आधार का मतलब है एक आधार का मान दिया है उसने 12, तो आधार की जगह 12 रख दो, 12 का स्क्वायर।
कर्ण की मान दिया हुआ तो कर्ण की जगह लिख देते हैं, लेकिन कर्ण का मान तो निकलवा रहा है, दिया ही नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं दो भुजाओं को दिया हुआ हो तो। दो भुजाएं दिए रखी है, तो आधार का मान 12 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, करके देख लेना। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होता है। तो के स्क्वायर बराबर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 169। ठीक है, 169, इधर के स्क्वायर बराबर 169। जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे के स्क्वायर का तो आपका प्राप्त होगा 13 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से के का मान निकालोगे तो ये जो के है स्क्वायर है, के ऊपर जो स्क्वायर लगा है जब इधर जाएगा तो ये अंडर रूट के चिन्ह में बदल जाएगा, या वर्गमूल के चिन्ह में बदल जाएगा, और 13 इंटू 13। और वर्गमूल का चिन्ह ये कहता है कि दो जोड़े अगर किसी संख्याओं के बन रहे हैं तो उसमें से एक जोड़ा बाहर लेना है। तो 13 इंटू 13 का एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से एक संख्या बाहर लेनी है, और वो कौन सी लेनी है 13। इस तरीके से के का मान आ गया 13, यानी कर्ण का मान आ गया 13। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये दो भुजाएं दे रखी हो ये निकालनी हो, या ये भुजाएं दोनों दे रखी हो ये निकालना हो, तो इस तरीके से इस सूत्र में रख के और दूसरी भुजाओं को पक्षांतरण करके सोल्व करके इसी तरीके से निकाला जाता है। तो दो भुजाओं के मान, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दे रखे हो तो पाइथागोरस प्रमेय से इस तरीके से सोल्व करके तीसरी भुजा का मान निकाल लिया जाता है। अब वो किस किस तरीके से निकाला जाता है एक मैंने समझा दिया, अब और बाकी समझेंगे हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां निकाल लेंगे, और वहां पर निकाला जाएगा बहुत सारे मान। ठीक है, मैं एक बार समय देख लेता हूँ कि कितना हो गया। 26 मिनट हो गए, 30 मिनट तक क्लास चलेगी। ठीक है, ठीक है, अब बेसिक लगभग पूरा हो गया, थोड़ा सा और बच गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आपका दे रखा। लास्ट बात बता रहा हूँ मैं जो आपको जरूरी समझनी है, जो इसके बाद अगर आप ये जितना बेसिक मैंने समझाया अगर आपको ये क्लियर है तो 8.1 प्रश्नावली आप चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। अब मान लो इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, आपको पता लग गई कि मान लो ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। जैसे अभी सोल्व किया था इसमें तो 5, 12 और ये 13 निकल के आ गई थी सोल्व करने पे। अब आपको पता लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको किसी ने पूछ लिया कि मान लो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनका पता भी लग गया कि ये भुजाएं हैं, तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको देखते हुए साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इनके मान निकालने पड़े आपको। तो मैंने अभी बताया था आपको लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का बताया था। तो लाल बट्टा कक्का जैसे आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा था, कहाँ पे टेन थीटा। तो आप साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा यहाँ पे था, तो साइन थीटा का मान था लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखोगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा यहाँ पे था, तो टेन थीटा का मान लंब बट्टा आधार। कोट थीटा देखोगे तो कोट थीटा यहाँ पे था, और कोट थीटा का मान आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें पता लग गई, तो यहाँ से जब साइन थीटा का मान निकालोगे तो लंब का मान कितना है, देखो इसमें 5, तो लंब की जगह कितना रख दो 5, बटा है तो बट्टे का, के का मान कितना है यहाँ पे देखो, के का मान 13, तो 5 बटा 13। इस तरीके से साइन थीटा का मान आ गया। टेन थीटा का मान निकालोगे तो लंब कहाँ पे है, यहाँ पे 5, तो लंब का मान कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 12। इस तरीके से आपको टेन थीटा का मान मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से कोट थीटा का मान है, तो कोट थीटा में आधार, ए का मान आधार, यानी आधार का मान कितना 12, लंब का मान यानी कितना 5, तो 5। इस तरीके से देखो आप हर जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन है, अगर तीनों भुजाओं के मान पता है तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये था आपकी बेसिक प्रश्नावली का बेसिक, जो भी समझाना था आपको 8.1 का सारा मैंने समझाया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। अब सारी चीज़ें एक वीडियो में तो क्लियर कर नहीं सकते, जितनी चीज़ें समझानी थी वो मैंने समझाई है। आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कर करके देखना है, दोबारा से समझने की कोशिश करनी है। फिर भी नहीं समझ आती है तो वीडियो में कमेंट कर देना, फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो 8.1 प्रश्नावली है उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ठोक दो। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। थोड़ी देर में क्लास चलने देता हूँ कि क्या खत्म होती है अपने आप ऑटोमेटिक ही 30 मिनट पर रुक जाती है या फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने जितने भी इस प्रश्नावली में जितना जो भी बेसिक समझाना था सारे के सारे बेसिक समझा दिया है, आराम से समझाया है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप
आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यह है त्रिकोणमिति। इस तरीके से मैं 10वीं